मैं डॉक्टर मंजूर आलम, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, डीएवी पीजी कॉलेज सिवान। पिछले टॉपिक में मैं आपको परफेक्ट कंपटीशन के बारे में बताया था, उसके फीचर्स क्या होते हैं उसके बारे में बताया था। परफेक्ट कंपटीशन में इक्विलिब्रियम आउटपुट डिटर्मिनेशन कैसे होता है उसको बताया था। शेप ऑफ द एआर, एमआर और टीआर जो है वो किस तरह का होता है परफेक्ट कंपटीशन में उसको बताया था। इस वीडियो में आपको मोनोपोली के बारे में बताऊंगा कि मोनोपोली क्या होता है, मोनोपोली के फीचर्स क्या होते हैं, मोनोपोली अराइज कैसे होता है, इसमें इक्विलिब्रियम कैसे होते हैं, इसका शेप कैसे होता है एआर, एमआर और टीआर का, और फिर आउटपुट डिटर्मिनेशन कैसे होता है। चलिए मैं सबसे पहले आपको मोनोपोली के बारे में बताता हूं कि मोनोपोली क्या है। मोनस एंड पोली, यानी कि मोनोपोली डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, वन इज मोनस एंड सेकेंड इज पोली। मोनस मीन्स सिंगल और पोली मीन्स सेलर। तो जो मोनोपोली होता है वो क्या होता है, सिंगल सेलर होता है और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। फीचर्स आपने परफेक्ट कंपटीशन का पढ़ा है, उसमें मैं बताया था कि उसमें दोनों लार्ज होते हैं, बायर्स भी और सेलर्स भी, लेकिन इसमें क्या होता है सिंगल सेलर होता है और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। आप एक अच्छी एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसको हम कहते हैं, आपने आपके कॉलेज में या स्कूल्स में या इंस्टीट्यूशन में कैंटीन होता है, तो कैंटीन सिंगल रहता है और वो क्या करता है कि अपने प्रोडक्ट को सेल करता है और बहुत सारे बच्चे जो उसके खरीदार होते हैं। तो क्या हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया आपके मोनोपोली का कि सिंगल सेलर और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। ठीक है, अब आते हैं इसके फीचर पे, इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। फीचर्स पहला है आपका सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। ये पहले मैंने बताया कि आप इसका फीचर है कि सिंगल सेलर होता है और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं इसमें। दूसरा फीचर है नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, यानी कि इसमें कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, तो अपना डिफरेंट प्रोडक्ट रखता है और इसमें कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, एक समान नहीं रहता है, सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, यहाँ पे प्रतिस्थापन जिसे कहते हैं सब्स्टिट्यूट। तीसरा जो है restrictions of entry of new forms, यानी कि न्यू फॉर्म्स को वो एंटर नहीं होने देता है। ये इसका तीसरा फीचर होता है कि कोई भी इस फॉर्म में एंटर नहीं होने देगा, क्योंकि ये अपना मोनोपोली बनाए रखता है कि हमें ही इस प्रोडक्ट को सेल करना है, दूसरे को वहां पे आने नहीं देता है। चौथा जो है आपका फीचर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स इन द मोनोपोली। ये क्या होता है, इसमें हर बायर से अलग अलग प्राइस चार्ज करता है, एरिया के हिसाब से, लोकेलिटी के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से, कंज्यूमर के हिसाब से वो अलग अलग प्राइस इसमें चार्ज करता है। तो ये जो है डिफरेंट प्राइस कैसे चार्ज करता है, वो कैसे होता है, अब इसको मैं बताता हूं। आपको इस पे डिपेंड करता है कि उस गुड्स की इलास्टिसिटीज क्या है। इलास्टिसिटी आपने पढ़ा होगा,
इलास्टिसिटी के बहुत सारे काइंड्स होते हैं, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक। तो इसमें जब गुड्स की इलास्टिसिटी इन इलास्टिक होता है, इन इलास्टिक होता है, तो उसमें क्या करता है, वो ज्यादा प्राइस चार्ज करता है। अब इन इलास्टिक का देखिए मैं एक डायग्राम बनाता हूं। अब देखिए ये इन इलास्टिक है। बच्चे जो है अक्सर इसमें इन इलास्टिक कैसे बनाएंगे, इलास्टिक कैसे बनाएंगे, अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं एक आपको आइडिया बताता हूं कि इन इलास्टिक का डायग्राम कैसे बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आई लिखा हुआ है, आई, ये आई लिखा हुआ है। इस आई को हम सीधे यहाँ पे खींच देंगे। देखिए ये आई बन गया, यानी आई का डंडा खींच दिया तो ये परफेक्टली क्या हो गया, इन इलास्टिक हो गया। ठीक है, और इन इलास्टिक हो गया, इन इलास्टिक, और ये होता है क्या कहते हैं, ये परफेक्टली इन इलास्टिक हो गया। और परफेक्टली इलास्टिक का कर्व कैसे बनेगा, यानी कि देखिए ये ई हम खींचते हैं तो ये वाला लाइन हमने यहाँ पे खींच दिया तो ये परफेक्टली क्या हो गया, आपका इलास्टिक हो गया। यानी कि ई वाला लाइन जो है, ये वाला लाइन हम आगे एक्सटेंड कर देंगे तो परफेक्टली इलास्टिक हो गया। और आई का लाइन अगर खींच देंगे तो क्या होगा, परफेक्टली इन इलास्टिक हो गया। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, इन इलास्टिक और इलास्टिक बनाना है, इन इलास्टिक और इलास्टिक बनाना है। तो इन इलास्टिक कैसे होता है भाई, इन इलास्टिक का कर्व जो है ये है आपका इन इलास्टिक, और ये जो कर्व है आपका ये इलास्टिक का कर्व है। ये इन इलास्टिक और इलास्टिक क्यों है, क्योंकि इसमें आपने देखा है कि ये कर्व जो है ये स्टीपर है और ये कर्व यहाँ पे फ्लैटर है। अब यहाँ पे देखिए थोड़े से गुड्स के लिए ज्यादा यहाँ पे प्राइस चार्ज करेगा, इन इलास्टिक होगा तो इलास्टिक यहाँ पे होगा तो यहाँ पे बहुत सारे गुड्स के लिए आपको इतना प्राइस चार्ज करेगा। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी जो है वो क्या होगी, लेस देन 1 होगी, और यहाँ पे इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी। तो यहाँ पे मैंने बताया कि ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैसे करता है, ऑन द बेसिस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ गुड्स। इलास्टिसिटी ऑफ गुड्स जो है अगर उसकी इलास्टिसिटी इन इलास्टिक होगी तो वो ज्यादा प्राइस चार्ज करेगा बनिस्पत के इलास्टिक के। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, व्हेन गवर्नमेंट परमिट्स, यानी कि गवर्नमेंट ने उसको क्या किया, परमिट कर दिया, यानी अलाउ कर दिया, तो उस सिचुएशन में मोनोपोली डिस्क्रिमिनेट करेगा प्राइस। कैसे, यानी गवर्नमेंट ने क्या किया, इसमें पेटेंट राइट दे दिया, पेटेंट राइट, यानी कि किसी प्रोडक्ट का आपने क्या किया, पेटेंट करा दिया। अब पेटेंट करा लेंगे तो क्या होगा, यानी आपका प्रोडक्ट हो जाएगा, तो आप उसको अपने हिसाब से उसको बेच सकते हैं या प्राइस को डिस्क्रिमिनेट कर लेते हैं। पेटेंट लाइफ होता है एक, पेटेंट लाइफ क्या होता है, पेटेंट लाइफ वो लाइफ होता है जिसमें कितना साल के लिए, यानी कि पेटेंट राइट जो है हमेशा के लिए नहीं दिया जाता है। पेटेंट राइट जो है वो कुछ सालों के लिए दिया जाता है। जैसे अमेरिका में 17 साल है, ऑस्ट्रेलिया में 20 साल है, इस तरह से डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट ईयर्स जो है पेटेंट का दिया जाता है, उसको हम पेटेंट लाइफ कहते हैं। तो ये आपका प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इस तरह से अराइज हो सकता है, ठीक है। और तीसरा ये हो सकता है कि when buyers do not know, buyers do not know about market price, यानी बायर्स को मार्केट प्राइस के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो उस सिचुएशन में ये आपको प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, ठीक है। अब हम चलते हैं छठा जो इसका फीचर है उस फीचर्स पे। छठा फीचर्स क्या है भाई, छठा है इमोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, यानी कि परफेक्ट कंडीशन हमने क्या कहा था, परफेक्ट कंडीशन में मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहा था हमने कि उसमें मोबाइल हो सकते हैं, यानी एक जगह दूसरी जगह जा सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, लेकिन इसमें इमोबिलिटी होता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं क्योंकि ये सिंगल सेलर होता है। तो ये फीचर होता है इसका। उसके बाद सातवां फीचर है
डिमांड कर्व ऑफ फॉर्म एंड इंडस्ट्री आर सेम। इसका डिमांड कर्व जो होता है इंडस्ट्री और फॉर्म का सेम होता है, क्योंकि ये सिंगल सेलर होता है। इंडस्ट्री और फॉर्म में फॉर्म क्या होता है, एक पार्टिकुलर फॉर्म है, और ग्रुप ऑफ द फॉर्म इज नोन एज इंडस्ट्री। इंडस्ट्री यानी बहुत सारे ग्रुप्स अगर मिल जाएंगे तो हमारा क्या होगा, इंडस्ट्री बन जाए। फॉर्म मिल जाएंगे तो इंडस्ट्री बन जाएगा। और उसके बाद आठवां जो फीचर है वो क्या है कि प्राइस इज इक्वल टू AR is greater than or greater than MR। इसमें हमेशा प्राइस जो है AR ग्रेटर देन MR होगा। तो ये आपका फीचर हो गया ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। और ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कैसे जो है आपके डिस्क्रिमिनेट करता है प्राइस को, वो मैंने आपको बता दिया। ये सारे फीचर्स बता दिया, क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है या कंडीशंस है हमने बता दिया। अब आपको सवाल उठता है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इमरजेंस ऑफ मोनोपोली। क्या कॉजेज है, कॉजेज ऑफ इमरजेंस ऑफ मोनोपोली, यानी कि मोनोपोली इमरजेंस होने के लिए, यानी कैसे राइज होता है, कैसे उत्पन्न होता है मोनोपोली। इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मोनोपोली हो सकता है या राइज हो सकता है। पहला है क्या चीज, नेचुरल फैक्टर। नेचुरल फैक्टर्स की बात करते हैं। आपको मालूम है कि नेचुरल फैक्टर यानी ज्योग्राफिकल भौगोलिक जो लोकेशन होता है उस पर डिपेंड करता है कि कहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाता है, उसका उसमें मोनोपोली होता है। जैसे आप देख लें इंडिया में माइका और मैग्नीज सबसे ज्यादा यहाँ मिलता है, तो उसमें इसकी मोनोपोली है। आप दूसरे एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है मोनोपोली का। आप जैसे आसाम देख लें, वहां पे क्या है, चाय की खेती सबसे ज्यादा होती है, तो चाय में उसकी मोनोपोली है। आप झारखंड उधर चले जाएं, झारखंड एरिया में, तो उधर आपका कोयला और ये सब स्टील की प्लांट ज्यादा वहां पे सेट है, वहां तो उसकी मोनोपोली है। तो इस तरह से मोनोपोली जो है राइज हो सकती है, यानी कि नेचुरल फैक्टर की वजह से हो सकती है। दूसरा क्या है, लीगल फैक्टर्स आपको मैंने बताया था कि पेटेंट राइट करा लिया आपने। पेटेंट जब राइट करा लेंगे तो आपका उस पर मोनोपोली हो जाएगा। जैसे कोई राइटर जो है किताब लिखता है तो उसका अपनी कॉपीराइट होता है। जनरली पेटेंट राइट जो है आपका मेडिसिन हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया। जैसे आपने सुना था पिछले कुछ साल पहले कि अमेरिका ने बासमती चावल का अपना पेटेंट करा लिया था। तो इस तरह से करके पेटेंट करा सकते हैं। तो पेटेंट राइट जो मैंने पिछले में बताया था कि हमेशा के लिए नहीं होता है, कुछ सालों के लिए होता है। जैसे यूएसए में 17 साल का है, ऑस्ट्रेलिया में 20 साल के, और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अलग अलग कंट्री में अलग अलग पेटेंट राइट्स दिया जाता है। तीसरा है सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स की बात करते हैं तो सोशल फैक्टर में जैसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज हो गई, नहीं, या सोशलिस्टिक कंट्री हो गई, वो क्या करती है, सोशलिस्टिक कंट्री आर दोज कंट्री वेयर द रिसोर्सेज आर कंट्रोल एंड ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। क्यों कंट्रोल करती है, उससे क्या होता है कि आपको जो फीचर्स, कंट्रोल करने का मतलब यह है कि जो सामान है वो सारे पब्लिक को आसानी से प्रोवाइड हो जाए। तो इसमें आप देख सकते हैं कि रेलवे है, पोस्टल सर्विसेज है, वो कौन करता है, ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। तो ये सोशल फैक्टर हो सकता है। सोशल फैक्टर की वजह से भी इसमें मोनोपोली जो है इमरजेंस हो सकता है, एराइज हो सकता है, आ सकता है। उसके बाद जो है आपको चौथा जो फैक्टर है वो क्या है, चौथा फैक्टर है कॉस्ट, यानी कि चौथा जो है वो क्या है, कॉस्ट है, कॉस्ट फैक्टर। कॉस्ट फैक्टर आपने कॉस्ट पढ़ा होगा, बहुत सारे टाइप्स होते हैं कॉस्ट का। तो उसमें कॉस्ट जो है लॉन्ग रन की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, दो चीज होता है। एक होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल,
इकोनॉमीज ऑफ स्केल ये दो तरह के होते हैं, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल भी होता है। तो जो फॉर्म जो है आपको इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमीज पे कमांड कर लेती है, उसको क्या होता है कि उस वजह से भी आपका मोनोपोली एराइज होता है। यानी कि एक्सटर्नल इकोनॉमीज उसके पास आ गया, उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, तो क्या किया विद इन द फॉर्म और आउटसाइड द फॉर्म, और उसकी गुडविल बन जाता है ज्यादा, तो वो क्या करता है उसी को, जैसे मान लीजिए कि जो इंडस्ट्री नामी होती है उसको आसानी से आपको लोन भी मिल जाता है, मटेरियल मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, तो उसको उसमें मोनोपोली एराइज हो जाती है। और उसके बाद जो है पांचवा जो फैक्टर्स है वो है आपका, पांचवा जो फैक्टर है वो है हेवी इन्वेस्टमेंट। यानी कि बहुत ज्यादा निवेश, यानी कि हेवी इन्वेस्टमेंट हम करते हैं तो उसमें भी मोनोपोली एराइज होता है। हेवी इन्वेस्टमेंट कैसे होता है भाई, आपका देखिए आयरन एंड स्टील कंपनी, इसमें हेवी होता है। जैसे आपका टिस्को है, नहीं इसको है, मिस्को पहले था, यानी कि टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी, ये सब पहले था। लेकिन अभी टिस्को का एग्जाम्पल अभी है नया टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ये क्या करता है, हेवी इन्वेस्टमेंट है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, तो इसमें इसकी मोनोपोली है। जैसे टाटा का जो आपने देखा होगा ट्रक, टाटा का ट्रक में अपना मोनोपोली है। इस तरह से लोकोमोटिव्स इसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत होता है, तो इसमें अपना मोनोपोली होता है। सीमेंट इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री, इसमें हेवी इन्वेस्टमेंट होता है तो अपना उसमें मोनोपोली हो जाता है। और भी हो सकता है जैसे लोकोमोटिव्स हो गया आपका, सीमेंट इंडस्ट्री हो गया। अब उसके बाद शिप बिल्डिंग, यानी कि इसमें क्या होता है, हेवी इन्वेस्टमेंट होता है और हेवी इन्वेस्टमेंट की वजह से दूसरे फर्म उसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाती है। इस वजह से क्या होता है कि इसमें मोनोपोली इमर्ज हो सकता है, यानी मोनोपोली एराइज हो सकता है, मोनोपोली क्रिएट हो सकता है। ये रहा आपका कॉजेज ऑफ मोनोपोली, यानी कि मोनोपोली कैसे इमर्ज होता है, इसको मैंने आपको विस्तार से बताया। अब देखिए आपको मैं बताऊंगा कि शेप ऑफ AR, MR and TR अंडर मोनोपोली। ये जो है शेप है इसका, किसका, AR, MR और TR का शेप किस तरह से होता है, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल ले लेंगे। एग्जाम्पल ले लिया, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, जैसे यहाँ आउटपुट हो गया, हमने 0 ले लिया और 2 3 4 5 6 7 8, इसको थोड़ा ऊपर से बनाते हैं। ये शेप कैसे होता है आपका मोनोपोली का, वो AR और MR और TR मोनोपोली में। तो हमने आउटपुट ले लिया 0 2 3 4 5 6 7 8, ये हमें आउटपुट ले लिया, यानी क्यों। अब उसके बाद हमने प्राइस ले लिया, यहाँ पे प्राइस ले लिया हमने, यहाँ पे क्या किया हमने, प्राइस ले लिया 10, यहाँ पे 9, यहाँ पे 8, यहाँ पे 7, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3। अब देखिए हमें टोटल रेवेन्यू से निकल जाएगा। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला आपको बताया था, टोटल रेवेन्यू इक्वल टू क्या होता है, टोटल रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो प्राइस और क्वांटिटी में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रेवेन्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपका रेवेन्यू 0 हो गया, ये 18 हो गया, ये 24 हो गया, ये 28 हो गया, ये 30 हो गया, यहाँ पे 30 हो गया, यहाँ पे 28 हो गया और यहाँ पे 24 हो गया। अब आपको क्या निकालना है, AR निकालना है और MR निकालना है। ठीक है, AR और MR। AR का फॉर्मूला आपको बताया था कि
टीआर जो होता है टोटल रिवेन्यू को आउटपुट से यानी नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देते हैं तो आपको क्या निकल जाता है, एआर निकल जाता है। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे हमने क्या देखिए 9 हो गया, ठीक, यहाँ पे 8, यहाँ पे 7, 6, 5, 4, 3, क्योंकि इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा एआर, क्योंकि डिवाइड करना है, डिवाइड करते गए हमारा निकल गया। एमआर अब निकलेगा, यहाँ पे कुछ नहीं है। अब क्या एमआर कैसे निकलता है, इसको इसमें से माइनस करते हैं तो 18 और 24 में से ये तो यहाँ पे क्या हो गया 9 हो गया। 9 होने के बाद फिर जो है आपका 6 हो गया, फिर आपका 4 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर यहाँ पे देखिए 0 हो गया और यहाँ पे -2 हो गया, यहाँ -4 हो गया। क्योंकि इसमें से हम क्या करते हैं, इसमें से इसको घटाते चले जाते हैं, इसको इसमें से घटाते चले जाएंगे तो आपको मार्जिनल रिवेन्यू निकल जाता है। तो मार्जिनल रिवेन्यू निकल गया। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, डायग्राम से बताएंगे कि डायग्राम से इसका शेप, ये तो न्यूमेरिकल एग्जांपल है। अब देखिए आपने ये क्या किया, यहाँ पे ये ले लिया डायग्राम, ये देखिए ये आपका एमआर का कर्व है, ये आपका एआर का कर्व है, क्योंकि डाउनवर्ड हो। देखिए 9 प्राइस जो है यानी कि एआर डिमांड भी कहते हैं, इसको प्राइस भी कहते हैं, तो 9, 8, 9 तो ये डाउनवर्ड हो गया, ठीक है। अब देखिए एआर जो है आपका ये आपका कम होते जा रहा है और ये एमआर देखिए पहले 9 है, 6 है, 4 है, 2 है, फिर 0 हो गया, अब उसके बाद फिर माइनस हो गया, तो 0 देखिए यहाँ पे हो गया, 0 हो गया। उसके बाद 6 यूनिट पे यानी कि छठा जो यूनिट है वहां पे आपका आउटपुट जो है, यहाँ पे मान लीजिए 2 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, 6 हो गया, 8, 10, तो 6 यूनिट पे क्या हो रहा है आपका, ये मार्जिनल रिवेन्यू जो है वो 0 हो रहा है, ठीक है। 6 यूनिट पे यानी कि 6 यूनिट पे मार्जिनल रिवेन्यू 0 हो गया और उसके बाद जो है 7वां और 8वां यूनिट पे आपका ये नेगेटिव हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये टोटल रिवेन्यू का भी कर्व बना लेंगे। यहाँ पे आपको मालूम है कि जहां पे टोटल रिवेन्यू कर देखिए क्या हुआ, टोटल रिवेन्यू यानी कि एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू रिलेशनशिप है कि हमेशा एवरेज रिवेन्यू जो है और मार्जिनल रिवेन्यू से बड़ा होता है और दोनों डाउनवर्ड स्लोप होता है। एवरेज रिवेन्यू कभी 0 नहीं हो सकता है, लेकिन मार्जिनल रिवेन्यू आपका 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए क्या रिलेशनशिप है, हमने रिलेशनशिप निकाल लिया है उसमें एआर, एमआर और टीआर में। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं ये मिटाता हूँ इसको और इसको रफ करके फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या रिलेशनशिप है। अब देखिए यानी कि टीआर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। टीआर आपका इंक्रीज कर रहा है तो क्या हो रहा है, एआर और एमआर दोनों डिक्रीज कर रहे हैं, लेकिन क्या है, पॉजिटिव है। देखिए ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे y हो गया, यहाँ पे x हो गया, ये आपने लेवलिंग कर दिया इसको। इधर हो गया एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू, यहाँ पे टोटल रिवेन्यू और यहाँ पे आउटपुट, ठीक है। अब देखिए when TR is मैक्सिमम, जब टीआर जो है क्या हो रहा है, टोटल रिवेन्यू जो है, कुल लागत जो है वो क्या हो रहा है, कुल आगमन जो ज्यादा मैक्सिमम हो रहा है, वहां पे आपका एमआर जो है वो 0 हो रहा है। देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे जहां पे ये मैक्सिमम है यानी कि यहाँ इंक्रीज कर रहा था, यह मैक्सिमम हो गया। और उसके बाद फिर क्या हो रहा है, व्हेन टीआर इज डिक्रीजेस यानी कि कम हो रहा है। तो जब टीआर डिक्रीज हो रहा है वहां पे व्हेन एमआर विल बी नेगेटिव। देखिए यहां से इसके बाद जो है क्या हो रहा है, एमआर जो है आपका यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है। नेगेटिव जैसे डायग्राम में हमने एग्जाम्पल लिया था उससे -2 और -4 था। तो ये रिलेशनशिप हो गया और शेप हो गया कि एवरेज रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू हमें डाउनवर्ड स्लोप होता है किसमें, मोनोपोली में, और आपका यू शेप, इन्वर्टेड यू शेप होता है टीआर इन मोनोपोली। यानी पहले क्या होगा, बढ़ेगा, उसके बाद फिर कम होगा और कम होने के बाद फिर वो
मैक्सिमम, यानी कि पहले इंक्रीज होगा, फिर मैक्सिमम होगा, फिर आपका डिक्रीज होगा। ठीक है। अब इसको अब फिर एक और बताते हैं आपको कि डिमांड, मार्जिनल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू और एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या रिलेशनशिप होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि सब में रिलेशनशिप एमआर का भी निकालना के फॉर्मूला अगर दे दिया तो कैसे निकालेंगे। तो एमआर का फॉर्मूला यहाँ पे होता है एमआर इक्वल टू ए आर इंटू ई माइनस वन अपॉन ई, वेयर यानी कि जहां पे ई जो है वो क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, यानी कि ई जो है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला से कैसे हम मार्जिनल रिवेन्यू निकालेंगे। तो मार्जिनल रिवेन्यू कैसे निकालेंगे, अब सपोज कर लेते हैं, सपोज मान लेते हैं, सपोज ए आर इज 5, ए आर हमने क्या किया 5 मान लिया। अब डिफरेंट इलास्टिसिटी पे कितना एमआर हो रहा है वो पता चल जाएगा आपको। अब देखिए, इफ elasticity is equal to 1 then MR will be कितना होगा। अब देखिए हमने क्या किया, 5 माना है AR, तो यहाँ 5 रख दिया, यहाँ पे इंटू कर दिया। फिर क्या है आपका इलास्टिसिटी कितना है, 1 है, 1 है, 1 में से 1 माइनस करेंगे, फिर 1 को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यानी कि 0। ठीक है। इफ इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, अब ग्रेटर देन 1 का मतलब सपोज कर लेते हैं कि इलास्टिसिटी जो है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है यहाँ पे 2 है। ठीक है। अब 2 है तो एमआर कितना होगा, एमआर इक्वल टू ये 5 आपका रिवेन्यू तो वही है एवरेज रिवेन्यू। अब ये देखिए 2 माइनस 1 अपॉन 2, 2 माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू कितना होगा 2.5। ठीक है। अब इफ इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, अब सपोज कर लेते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है 0.5 है, क्योंकि लेस देन 1 है, तो एमआर कितना निकलेगा, एमआर जो है आपका 5 इंटू 0.5 माइनस 1 डिवाइड बाई 0.5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 0.05 आएगा माइनस में, यानी कि माइनस में आ गया। ठीक है। तो हमने इससे क्या, इस न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से हमने क्या बताया कि अगर एआर, एमआर और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या रिलेशनशिप होता है। तब देखिए रिलेशनशिप क्या निकल के आया इस फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले से रिलेशनशिप ये निकला कि इफ कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर 1 होगा तो मार्जिनल रिवेन्यू 0 होगा। ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होगा तो मार्जिनल रिवेन्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 है तो मार्जिनल रिवेन्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और मार्जिनल रिवेन्यू में रिलेशनशिप यही होता है कि अगर 1 होगा तो ये 0 होगा, 1 से ज्यादा होगा तो ये पॉजिटिव होगा, 1 से कम होगा तो ये निगेटिव होगा। अब इसको हम डायग्राम से भी बता सकते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे डायग्राम बनाएंगे इसको। अब देखिए एक डायग्राम बनाता हूं मैं, इसको आपको टी आर ए आर में रिलेशनशिप भी बता देता हूं कि टी आर में और उसमें क्या रिलेशनशिप होता है। अब हमने क्या किया, ये हमने ए आर ले लिया, ए आर यानी कि डिमांड का ले लिया। अब देखिए यहाँ पे बीच में जो है पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर पढ़ा है आपने तो ये 5 तरह का होता है, यानी कि ग्रेटर देन 1, यहाँ पे लेस देन 1, यहाँ पे जो है टच करता है तो 0 होता है, यहाँ पे इंफिनिटी होता है। तो देखिए यहाँ पे आपका इक्वल टू 1 है। अब देखिए टोटल रिवेन्यू में क्या रिलेशनशिप होता है। अब देखिए हमने ये लाइन नीचे खींच दिया, अब ये जो है ये हो गया आपका टोटल रिवेन्यू। ठीक है, टोटल रिवेन्यू ये हमारा इलास्टिसिटी है, आउटपुट है।
यहाँ पे इलास्टिसिटी हो गया, यहाँ पे आउटपुट हो गया, यहाँ पे आउटपुट और यहाँ पे टोटल रिवेन्यू। अब टोटल रिवेन्यू में और इलास्टिसिटी में क्या रिलेशनशिप है कि टोटल रिवेन्यू इंक्रीज करेगा। देखिए यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है तो इलास्टिसिटी डिमांड जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है। टीआर अगर मैक्सिमम होगा वहां पे इलास्टिक डिमांड इक्वल टू 1 होगा। टीआर डिक्रीज अगर करता है वहां पे इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगा। ये आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और टोटल रिवेन्यू में रिलेशनशिप है। इसको हम आपको डायग्राम के थ्रू बता दिया कि डायग्राम के थ्रू इलास्टिसिटी, एमआर, एआर और इलास्टिसिटी और डिमांड में क्या रिलेशनशिप होता है। एमआर अगर 0 होगा तो इलास्टिसिटी वहां पे क्या होगी, 1 होगी तो एमआर आपका 0 होगा। 1 से ज्यादा होगा तो इलास्टिसिटी जो है आपकी एमआर जो है वो नेगेटिव होगी। अगर आपका लेस देन 1 इलास्टिसिटी होता है तो आपकी नेगेटिव हो जाता है। तो एआर, एमआर और टीआर में ये रिलेशनशिप है आपके मोनोपोली के। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मोनोपोली में कैसे प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन होता है वो बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।